हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जे 2024 लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जो कि टारगेटेड होगा एसएससी जे 2024 के लिए। और इसमें हम टेक्निकल एज वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप अभी तक हमारे इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं मगध एम्पायर को, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो होगा नॉन टेक्निकल का पार्ट होगा, इसके साथ साथ आपको टेक्निकल के भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप इन सभी पॉइंट्स को जान पाएँ और आप भी अपने इस नॉन टेक पोर्शन को बेहतर बना पाएँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मगध एम्पायर में। तो मगध एम्पायर में बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई। ठीक है। मगध एम्पायर में बहुत सारे डायनेस्टीज़ ने, बहुत सारे वंश ने जो है शासन किया, रूल किया। तो उनके बारे में अगर हम बात करें पॉइंट मतलब सीरीज़ से कि कब किसने पहले किया, उसके बाद कौन आया, तो सबसे पहले आता है हमारा हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा हर्यंक डायनेस्टी। सबसे पहले हमारे हर्यंक वंश जो है उनके द्वारा ही जो है मगध एम्पायर, जो मगध ये है मगध एम्पायर है, उसका उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले इन्होंने ही जो है वहाँ पे शासन किया था। और अगर हम बात करें तो इसके जो हर्यंक वंश है, जो हर्यंक डायनेस्टी है, इसके जो सबसे पहले फाउंडर हैं वो कौन है, तो फाउंडर है बिम्बिसार। कौन है, बिम्बिसार। और यही जो है मगध के पहले राजा बने थे, पहले एम्परर थे। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल रखी थी वो कहाँ रखी थी, वो राजगीर में रखी थी। इनका जो कैपिटल था वो राजगीर में था। और इनका जो बेटा था, बिम्बिसार का जो सन था, वो कौन था, वो था अजातशत्रु। ठीक है। जो कि जिसने इनके बाद जो है शासन संभाला। और इन्होंने क्या किया, अजातशत्रु जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक नया कैपिटल बनाया, यानी राजगीर से कैपिटल को हटा के, राजगीर को कैपिटल से हटा के एक नया कैपिटल फॉर्म किया, जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया पाटलीग्राम। ठीक है। जिसका नाम पाटलीग्राम रखा गया। और अजातशत्रु ने इसके साथ साथ वैशाली और कौशल, इन दोनों जगहों को भी जो है कैप्चर कर लिया, इन दोनों जगहों को भी जीत लिया और अपने साम्राज्य को जो है और बढ़ाया। इसके बाद अजातशत्रु का बेटा जो उदयीन था, ठीक है, इसके बाद अजातशत्रु के बाद कौन आता है, उदयीन आता है, जो कि हमारा फाउंडर है पाटलिपुत्र का। ठीक है। जो हमारा मगध का सबसे फेमस ये है कैपिटल है पाटलिपुत्र, उसका फाउंडर कौन है, उदयीन है, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारी हर्यंक डायनेस्टी चलती है। और इसके बाद जो उदयीन है, उदयीन को जो है क्या बोलते हैं, शिशुनाग द्वारा मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और जो है उसके बाद जो शिशुनाग है वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है, मगध पे शासन करता है। तो उसके बाद चालू होता है हमारा शिशुनाग वंश, जो कि है शिशुनाग डायनेस्टी। और ये क्या करते हैं, ये हैं इसके फाउंडर खुद शिशुनाग हैं। ठीक है। और रूल्ड फ्रॉम वैशाली एंड फर्दर ही एक्सपेंडेड द एम्पायर एंड कैप्चर अवंती। इन्होंने जो है वैशाली और इन सब चीज़ जगहों पे तो राज किया ही, इसके साथ साथ इन्होंने जो है अवंती को भी जीता। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, जो एग्ज़ाम है वो उन एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो एजेई एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, और या फिर एसएससी का नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल सीएचएसएल, इन सभी जगहों पे जो है ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखी है ना, ये हर पॉइंट एक समझ सकते हैं आप पीवाईक्यू है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके अगले एग्जाम के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये सभी चीज़ें जो है याद रहें, आप ध्यान से देखें, एक शॉर्ट नोट बनाते चलें, जिससे कि ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक आपको याद हो जाएंगी, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे फीड हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें शिशुनाग डायनेस्टी में तो शिशुनाग डायनेस्टी में जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है राज करने के साथ मतलब शासन करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवंती को कैप्चर भी किया, यानी अवंती को भी अपने मतलब अपने राज्य में जोड़ लिया। इसके बाद शिशुनाग के पुत्र हुए कालाशोक, जिन्होंने इसके आगे अपना साम्राज्य चलाया। इसके बाद आता है तीसरा डायनेस्टी। इसके बाद ये हो गई, हमने दो डायनेस्टी की बात की, एक हर्यंक डायनेस्टी और एक हो गया शिशुनाग डायनेस्टी। इसके बाद आता है नंद डायनेस्टी। कौन आता है, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अगर फाउंडर की बात करें तो वह है महापद्मनंदा। कौन है, महापद्मनंदा। और इसका जो कैपिटल था वो कौन था, पाटलिपुत्र था। इन्होंने जो कैपिटल बनाया था वो कौन था, पाटलिपुत्र था, जिसे आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। ठीक है। तो पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था उस समय। तो अगर हम बात करें तो इसी समय यानी नंद डायनेस्टी के समय ही, जब महापद्मनंदन के बाद जो महापद्मनंदा है उनके बाद जो है धनानंद जो है रूल कर रहे थे। कौन कर रहे थे, धनानंद रूल कर रहे थे। और उसी समय जो है 326 बीसी में अलेक्जेंडर का जो है इन्वेजन हुआ। अलेक्जेंडर जो है अलेक्जेंडर आए। ठीक है। और उन्होंने जो है तो 326 बीसी में ही जो है अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था, जो कि ग्रीक के ये थे, शासक थे। ग्रीक इन्वेजन अलेक्जेंडर हुआ था, मतलब अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे, उनका जो है आक्रमण हुआ था। और इस समय जो है
इस समय जो है नंद डायनेस्टी में, यानी कि मगध पे कौन राज कर रहा था, तो इस समय जो है नंद वंश ही चल रहा था और वहाँ पे जो है धनानंद जो है शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? धनानंद, ठीक है, जिन्हें मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो तक्षशिला के राजा थे अम्बी, उन्होंने भी जो है अलेक्जेंडर को हराया था। और इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जिसे आपने सुना होगा, आपने नाम सुना होगा इस बैटल का, और बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बैटल ऑफ झेलम, जिसे हम बैटल ऑफ झेलम कहते हैं, या फिर इसे हम हाइडस पीस का बैटल भी कहते हैं, बैटल ऑफ हाइडस पीस। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जिसे पूछा जाता है, और ये झेलम नदी के किनारे हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, ठीक है, अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच में, जिसमें जो है अलेक्जेंडर हार गया था। और इसी क्या बोलते हैं बैटल के थ्रू जो है एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ था, एक सेंटेंस बताया गया था हिस्टोरियंस के द्वारा कि अ किंग हु कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड बट डिफीटेड बाय हिज ओन मैन इज अलेक्जेंडर, यानी कि एक ऐसा राजा जिसने सारी दुनिया को जीत लिया लेकिन अपने ही मतलब आदमियों के द्वारा जो है हारा गया, तो वो कौन था? तो वो अलेक्जेंडर था। बहुत बार एग्जाम्स में जो है ये सेंटेंस लिख के पूछ लेता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो आपको बताना है अलेक्जेंडर के बारे में। इसके बाद अभी हमने तीन क्या बोलते हैं वंशों के बारे में बात किया। पहला था हरियंग डायनेस्टी, उसके बाद हमने बात की शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद हमने बात किया नंद डायनेस्टी। इसके बाद जो है नंद डायनेस्टी के बाद हमारा मगध पे कौन आता है? हमारे मगध पे जो है मौर्य वंश आता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है मतलब बेसिकली अगर बात करें तो जो मौर्य डायनेस्टी था वो सबसे ज़्यादा समय तक जो है राज किया था मगध पे। और इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स ये आए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे, तो उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप और अटेंशन हो जाइए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक पॉइंट है वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश में क्या हुआ था? मौर्य वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जो है धनानंद को जो है मारकर अपने इस वंश को जो है स्थापित किया था। और इन हिज रेन फॉर द फर्स्ट टाइम द होल नॉर्थ इंडिया वॉज यूनाइटेड, और इनके ही शासन में, ठीक है, और इनके ही शासन में जो है पूरे मतलब जो पूरा नॉर्थ इंडिया है वो एक साथ यूनाइटेड हुआ था, यानी पूरा जो नॉर्थ इंडिया है वो एक साथ आया था। क्या कहते हैं उसे? इसमें जो है अखंड भारत वाला जो है आपको चीज़ देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया जो है पूरा एक अखंड भारत हो गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मुद्रा राक्षस, जो कि एक किताब है, ठीक है, जो इनके ही वंश में, जो जब इनका वंश था, यानी इनके ही समय में जो है जिनका मतलब इस किताब को लिखा गया था मुद्रा राक्षस को, जिसके बारे में जो है पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में। तो ये जो है लिखा गया था विशाखा दत्त के बारे में, ठीक है। ये जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था विशाखा दत्त के द्वारा, रिटेन बाय विशाखा दत्त। और इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक का राजा था, सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक का राजा था, उन्होंने जो है अपना पहला एम्बेसडर भेजा था, अपना पहला राजदूत भेजा था मेगास्थनीस को, ठीक है। जो पहला राजदूत था वो कौन था? मेगास्थनीस था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, के राज्य में कौन सबसे पहले एम्बेसडर आया था? तो मेगास्थनीस आया था। कहाँ से आया था? तो ग्रीक से आया था, सेल्यूकस निकेटर ने उन्हें भेजा था। और मेगास्थनीस ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी इंडिका, जिसके बारे में जो है पूरे इंडिया के बारे में बताया गया है, उसका पूरा वर्णन किया गया है। और इसी बुक में जो है इसी बुक में या फिर ग्रीक रिकॉर्ड्स में अगर हम बात करें, तो जो ग्रीक रिकॉर्ड है, मतलब जो ग्रीक के रिकॉर्ड्स हैं, डाटाज हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी वहाँ के बुक्स पाए गए हैं, उनमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो उन्हें सैंड्रकोटस कहा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सैंड्रकोटस कहा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। किसे फॉलो करते थे? जैनिज्म को फॉलो करते थे। और उनका जो बेटा था, यानी चंद्रगुप्ता का जो सन था बिंदुसार, वो जो है बाद में चल के राजा बना, यानी कि बिंदुसार जो है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेरे मतलब ऐसे दोस्त होंगे, मैं खुद भी हूँ, जिससे जो है बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत बार ये हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा मतलब ध्यान दें कि क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे का नाम क्या है? बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं है, ठीक है। बिंबिसार हमारे हरंग डायनेस्टी में थे और ये बिंदुसार है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था? बिंदुसार था, जो कि आगे चल के राजा बना। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनकी मृत्यु मैसूर में हुई थी, चंद्रगिरी हिल्स में, ठीक है, चंद्रगिरी पहाड़ियों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मृत्यु हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बिंदुसार थे, ठीक है, जो हमारे बिंदुसार थे, उनका वो तो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र थे। इसके साथ साथ अल्सो नोन एज अमित्र घाटा, इन्हें जो है अमित्र घाटा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इनको अमित्र घाटा के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है बिंदुसार अपॉइंटेड हिज एल्डर सन सुमना एज हिज वाइसरॉय एट तक्षशिला एंड अशोका एट उज्जैन। इसी साथ साथ जो बिंदुसार थे, उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र सुमना को जो है, जो सुमना है,
जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र है, उसे जो है तक्षशिला का वाइसरॉय बनाया, तक्षशिला का राज्यपाल बनाया, और उसके साथ साथ अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया। ठीक है, तो सुमना को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया और अशोका को जो है उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद आफ्टर डेथ ऑफ बिंदुसार, अशोका किल्ड हिज सिक्स्थ ब्रदर एंड बिकम किंग इन 272 BC। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब बिंदुसार मतलब राजा बिंदुसार की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है अशोक ने, ठीक है, जो अशोक थे उन्होंने जो है अपने 6 भाइयों की जो है मृत्यु कर दी। ठीक है, अपने 6 भाइयों को मारकर राजा बन गए स्वयं। और मतलब ये कब हुआ था, 272 BC में जो है वो शासन काल में आ गए थे। उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, अपने भाइयों को मारकर वो खुद राजा बन गए थे। और इसके बाद अगर हम बात करें अशोका के बारे में, ठीक है, तो जो इनका अनदर नेम है, जो एक दूसरा नाम है, वो क्या है, देवनाम पियादासी। क्या है, देवनाम पियादासी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। और इनकी अगर माता का नाम मतलब इनकी माता के बारे में अगर हम बात करें, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था, सुभद्रांगी। और इन 260 BC ही फॉट बैटल ऑफ कलिंगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अशोका के समय काल में, तो इस समय एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कलिंगा, जो कि 260 BC में हुआ था। कलिंगा मतलब उड़ीसा वाला एरिया जो है, इस समय जो हमारा उड़ीसा वाला एरिया है, उस समय वो कलिंगा कहलाता था। तो यहाँ पे जो है एक बहुत भारी युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत मारकाट हुई थी, बहुत रक्तपात हुआ था। और इससे ही जो है हमारे जो अशोक सम्राट थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था इसी वॉर के बाद। ठीक है, तो इसी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 260 BC में हुआ था, द बैटल ऑफ कलिंगा। और ये जो है द फर्स्ट किंग हु लेफ्ट हिज रिकॉर्ड्स ऑन स्टोन्स एंड पिलर। और ये पहले ऐसे शासक थे, पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को जो है स्टोन्स और पिलर्स के हेल्प से जो है आगे समय के लिए छोड़ दिया। यानी स्टोन्स और पिलर्स पे इन्होंने क्या की, गढ़ाई करके जो भी उस समय की चीज़ें थी उनको जो है लिखवा कर उन्हें मतलब रखवा दिया, जिसकी वजह से जो है आज भी हमें इनके द्वारा जो स्टोन्स एंड पिलर्स रखवाए गए थे, जो भी स्टोन्स एंड पिलर्स थे, वो जो है हमें आज भी मिलते हैं। और जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि उस समय जो है वहाँ का जो भी सिस्टम था वो किस तरह से था। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट मौर्य रूलर की, ठीक है, लास्ट मौर्य रूलर की, तो वो कौन था, तो वो था बृहद्रथ। ठीक है, लास्ट मौर्य रूलर कौन थे, मौर्य वंश के लास्ट रूलर, तो वो थे बृहद्रथ। और ये जो है पुष्यमित्र शुंग, किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इनकी मृत्यु कर दी गई थी। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है कि अशोका जो थे उन्होंने लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, इसकी भी इसे मतलब इसको घूमा, इसके बारे में दर्शन किया, और वहीं से जो है इन्होंने जो है ये मतलब बुद्ध धर्म को बुद्ध धर्म को अपना लिया। और वहीं पे ही इशूड एन एडिक्ट कॉल्ड रुम्बिनी देई पिलर इन विच ही डिक्लेयर्ड टैक्स रिडक्शन। और वहीं पे जो है, ठीक है, लुम्बिनी में ही जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रुम्बिनी देई पिलर, ठीक है, उन्होंने रुम्बिनी देई पिलर को एडिक्ट कराया, और उन्होंने उस एडिक्ट के द्वारा मतलब उस रुम्बिनी देई पिलर के द्वारा घोषणा किया कि वो जो है टैक्स रिडक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि टैक्स में कमी लाएंगे। उसके बाद इन 1837 जेम्स प्रिंसेप डिसिपेड द अशोकाज इंस्क्रिप्शन। उसके बाद 1837 में जो है अगर हम बात करें कि किसने जो है अशोक के इंस्क्रिप्शंस को जो है ये किया, डिसिपेट किया, उन्हें पढ़ा, उनको मतलब कुल मिलाकर डिकोड किया। अगर हम बात करें किसने डिकोड किया, तो कौन थे, जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने जो है उनके इंस्क्रिप्शंस को जो है डिकोड किया। और कब किया, तो 1837 में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, ये जो शिलालेख है, जूनागढ़ शिलालेख, हमें क्या बताता है, तो हमें ये बात इसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने एक लेक को कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, सौराष्ट्र रीजन में, जो सौराष्ट्र रीजन है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक लेक को कंस्ट्रक्ट कराया था जिसे हम सुदर्शन लेक कहते हैं। ये बनाया गया था इरीगेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, इरीगेशन पर्पज़ के लिए जो है इसको बनाया गया था। इसके बाद उस टाइम में जो है सीता का मतलब क्या होता था, उस समय जो है सीता का मतलब होता था इनकम फ्रॉम द किंग्स ओन लैंड। ठीक है, यानी कि राजा के द्वारा जो राजा की जो संपत्ति है, राजा का जो जमीन है, उसके द्वारा जो इनकम उत्पन्न हो रहा है, जो भी आय आ रही है, उसे क्या कहते थे, सीता कहते थे। उसके बाद पन्ना एंड मासिका की अगर बात करें, तो पाना का मतलब होता था सिल्वर कॉइन, और मासिका का मतलब होता था कॉपर कॉइन। और अगर हम बात करें अमात्य की, तो ये जो टर्म है वो रिफर किया जाता था, वो डिफाइन करता था किसको, तो ये डिफाइन करता था हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री सर्वेंट को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें मालूम होने चाहिए थे, और मगध एम्पायर से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए, तो इतना नॉलेज काफ़ी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना होता है। तो ऐसा कहूँ तो इंजीनियरिंग ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए इतना डाटा काफ़ी होगा। आप बेसिकली एक जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वो तो आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो इतना काफ़ी होगा।
और आप मेक श्योर करें कि आप इतनी चीज़ों को बढ़िया से याद कर लें, क्योंकि हमें ये नहीं करना कि सिर्फ हमें पढ़ते चलना है। हमारे पास ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमने कितना कंटेंट रख लिया है हमारे नोट्स में। ये ज़रूरी है कि हमने कितना कंटेंट अपने साथ रखा है, हमने कितना कंटेंट याद रख लिया, हमें कितना कंटेंट आता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करें, आप इतने सभी चीज़ों को याद कर लें। इसके बाद अगर आपको मतलब ये लगता है कि हाँ, मुझे और चीज़ें आनी चाहिए, तो आप और याद कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जीके तो बहुत एंडलेस सा चीज़ है, इनफाइनाइट चीज़ है, इसमें आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो फिलहाल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई थी। तो आप इतनी चीज़ों को याद कर लें। और रह गई बात पीडीएफ और नोट्स की, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो पाएगा। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि एसएससी जेईई 2024 के लिए है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी अदर स्टेट एजेई एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपका जो जीके जीएस है, या फिर आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो कहीं चेंज नहीं होगा। सब कॉन्सेप्ट और जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सेम होंगी। बस कुछ चेंज हो जाता है, तो वो होता है एग्ज़ाम पैटर्न और आपका पूछने का तरीका। तो अगर आप पढ़ेंगे हमारे साथ, तो उससे बहुत कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना पाएंगे। तो बस मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।